हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी बस अकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रैक्टिस सेट और आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। हम अपने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी क्लास काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं डेली एक क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ और आपको पीडीएफ भी इसका बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा देश शार्क में शामिल नहीं है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? देखिए, चीन सार्क में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम सार्क की बात करेंगे, देखिए सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की देखेंगे तो इसकी स्थापना 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। ठीक है भैया। अच्छा, सार्क में 8 सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश सार्क में शामिल हैं और हम भी सार्क में शामिल हैं, लेकिन चीन और म्यांमार शामिल नहीं है। चीन और म्यांमार को छोड़कर हमारे सारे देश हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश सार्क में शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 8 सदस्य हैं। देखिए, एक तो हम हैं भारत, फिर इधर की तरफ से चलते हैं पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव भी है सार्क में शामिल। लेकिन चीन और म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर कब सम्राट बना था? तो भैया, अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर 1556 में अकबर सम्राट बना था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर सम्राट बन गया था। देखिए, अकबर एक मुगल वंश का शासक था। तो मुगल वंश के कौन कौन से इंपोर्टेंट शासक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी दिल्ली के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हुमायूं, इसके बाद हुमायूं बना था, वो बाबर का पुत्र हुमायूं बना था। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया था, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हार गया है हुमायूं, और हुमायूं यहाँ से भारत से चला गया। फिर 1555 ईस्वी में फिर से भारत आया और 1501 साल इसने इधर शासन किया था। हुमायूं ने लगभग 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। ठीक है, एक तो 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक। फिर हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर बना। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। फिर अकबर का पुत्र जहांगीर बना और जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था। और उसके बाद औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे और मैं आपको अकबर के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। देखिए, अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था, ये आपको पता है। ये मुगल वंश का तीसरा शासक था। ठीक है। अच्छा, अकबर जैसे ही शासक बना था तो उसको पानीपत का दूसरा युद्ध करना पड़ा। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। इसमें अकबर की सेना ने लड़ा था और हेमू ने लड़ा था। हेमू कौन था? हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। एक अफगान शासक था आदिल शाह, उसका प्रधानमंत्री हेमू था। और अकबर की तरफ से बैरम खान ने और हेमू ने लड़ा था। अच्छा, ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? ये युद्ध इस वजह से लड़ा गया था क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली पर और आगरा पर हेमू बैठ गया था, हेमू गद्दी पर बैठ गया था, जिसकी वजह से पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 1556 ईस्वी में। अकबर की तरफ से बैरम खान ने और हेमू के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजयी हो गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर 1572 ईस्वी की बात करेंगे। देखिए, 1572 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित करके फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि बुलंद दरवाजा, अकबर ने बुलंद दरवाजा मतलब कहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था? तो गुजरात में विजय प्राप्त करने के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब 1576 ईस्वी में। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये अकबर की सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर की सेना के बीच और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अच्छा, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था।
ठीक है, तो इसमें भी अकबर की सेना विजयी हो गई थी। इसके अलावा देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, देखिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। इसके अलावा मतलब अकबर पर पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। अकबर पर पुस्तक लिखी, कौन सी लिखी थी? आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी भैया? आईने अकबरी और अकबरनामा। ये इंपॉर्टेंट है, याद याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है भैया, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा भी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे, हम देखिए तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अब हम इसको मैप में तुंगभद्रा नदी को देखेंगे, और इसके अलावा ये कृष्णा नदी को देखेंगे, और कृष्णा नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने मैप बना लिया, मैप में देखने वाले हैं कृष्ण नदी को। कृष्ण नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्ण नदी। अच्छा, तो प्रायद्वीप भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी भी है? गोदावरी है। और कृष्णा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम यहाँ से होता है, यह है महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, और ये इस तरह से चलती है, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, आप इसे याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, वर्णा, पंचगंगा, मालप्रभा, मूसी, पलेरू, अकेरू, मनेरू और हिंद्री और भद्रा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए अगर आप इसको रटने बैठेंगे तो याद नहीं होगा, काफी देखिए मुश्किल हो जाता है याद करना। तो हमने इसको मैप में डिस्कस किया है, मैप में मैंने आपको इसके बताया है। और आप भी एक मैप खरीद के लाइए, एक मैप में इन नदियों को ड्रॉ कीजिए। 2 बार आप इसे ड्रॉ करेंगे, आपके दिमाग में हो जाएंगी कि कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आती है वर्णा नदी। ठीक है, वर्णा नदी ये महाराष्ट्र में ही है, वर्णा नदी। तो ये कृष्णा की सहायक नदी सबसे पहली कौन सी है? वर्णा नदी। दूसरी है, इधर आ जाती है पंचगंगा नदी। कौन सी भैया? पंचगंगा नदी। फिर आ जाती है इधर वैन गंगा नदी। ठीक है, वैन गंगा नदी कर्नाटक में मिलती है, वैन गंगा नदी। इसके अलावा ये मालप्रभा नदी हो जाती है, इसे बोलते हैं मालप्रभा नदी। ठीक है भैया, और ये वाली जो नदी है इसको बोलते हैं तुंगभद्रा नदी। ये वाली जो रेड वाली जो इधर निकल के आई है, ये कौन सी? तुंगभद्रा नदी है। ये सबसे बड़ी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा कृष्ण ये तुंगभद्रा में मिलती है तुंगा नदी। कौन सी भैया? तुंगा नदी। ये वाली जो नदी है ये तुंगा नदी है, ये कृष्ण तुंगभद्रा में मिलती है तुंगा नदी। और इधर जो तुंगा के पास जो मिल रही है ये भद्रा नदी है। कौन सी नदी है ये भैया? भद्रा नदी है। ठीक है, और इधर जो आ जाती है ये साइड वाली, ये वर्धा नदी है। ठीक है भाई, अच्छा इधर से जो मिलती है इसे हिंद्री नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है? ये हिंद्री नदी है। और अब हम ऊपर की बात करेंगे, तो ऊपर ये वाली नदी जो आ जाती है ये महाराष्ट्र से ही निकलती है, ये भीमा नदी है। ये कृष्णा की मुख्य सहायक नदी है। देखिए मुख्य सहायक नदी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली जो पूछे जाते हैं तुंगभद्रा भीमा का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो भीमा की नदी भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ये महाराष्ट्र से ही निकलती है भीमा नदी। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इसके अलावा ये है एक जो ऊपर से नदी जो आ रही है ये हालिया नदी है। कौन सी नदी है? ये हालिया नदी है। ठीक है, हालिया के बाद ये वाली जो नदी है इसे मूसी नदी बोलते हैं, ये मूसी नदी है। ठीक है भैया, अच्छा मूसी के बाद ये वाली नदी है ये पलेरू नदी है। कौन सी नदी है? ये पलेरू नदी है। और इसके अलावा ये अकेरू नदी है। ठीक है, ये अकेरू नदी है, ये आंध्र प्रदेश में मिल रही है अकेरू नदी। और इसके अलावा एक ये है मनेरू नदी है। ठीक है भैया, कौन सी नदी है? मनेरू नदी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये सारी नदियां। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे सारी नदियों को, आप इसे मैप लेकर आएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, तो आपको 2-3 बार ड्रॉ करेंगे, आपके दिमाग में बन जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा इसके अलावा इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? देखिए भैया, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 2003 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने जीवित कोशिका की खोज की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए रॉबर्ट हुक ने, पुरोकंज ने, ल्यूवेन हॉक ने या फिर टी स्वान ने।
देखिए जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ल्यूवेन हॉक। अच्छा आप कहेंगे कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। जी बिल्कुल सही बात है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन वो कौन सी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में की थी। इसकी ये डेट है ना भैया, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक, और उस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी उस केंद्र की खोज। कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। अच्छा इसके बाद आते हैं पुरोकंज। तो पुरोकंज ने देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्र के आसपास भरा होता है जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य की खोज पुरोकंज ने की थी। ये पुरोकंज है, तो पुरोकंज ने जीव द्रव्य की खोज की थी, जो कि कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत, ये टी स्वान है ना, तो टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो एम सिलीडन और टी स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम श्रीडन और टी स्वान ने। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से, जीवाणु से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? देखिए रेबीज जो होता है वो विषाणु की वजह से होता है, और रेबीज कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। जब कुत्ता काटता है तो उसके विषाणु, उसके वायरस हमारे अंदर आ जाते हैं, तो इस तरह से रेबीज हो जाता है। अच्छा विषाणु से और कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने ये तो देख लिया भैया रेबीज विषाणु की वजह से होता है, यानी कि वायरस की वजह से होता है। तो वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए वायरस से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे। एडे पोइचे छोग खटरे हिमहरे। इसे आप बोलेंगे एक दो बार मुंह से याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोग खटरे हिमहरे, ये विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। अच्छा जिसमें ए से मतलब होता है एड्स। ए से मतलब क्या होता है? एड्स। और डे से जो मतलब होता है वो होता है डेंगू। डे से मतलब क्या होता है? डेंगू। ओ से मतलब होता है पोलियो। ई से मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब फ्लू, जो फ्लू होता है वो भी विषाणु की वजह से होता है। चे से मतलब होता है चेचक। छो से मतलब होता है छोटी माता। ग से मतलब होता है गलसुआ। ग से मतलब क्या होता है भैया? गलसुआ। अब हम अगले पेज पे चलेंगे। अगले पेज पे ख। ख से जो मतलब होता है वो होता है खसरा। और ट्रे से मतलब होता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा। इसके अलावा म से मतलब होता है मेनिंजाइटिस, और ह से मतलब होता है हर्पीज, और रे से मतलब होता है रेबीज। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये हमने ट्रिक बताई है आपके लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या महाराष्ट्र में? देखिए शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार में किस जगह? सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा बिहार में सासाराम में स्थित है। अच्छा और भी लोग हैं, उनका मकबरा कहाँ कहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। देखिए अकबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है, जो कि यूपी में आ जाता है। इसके अलावा एतमा उद्दौला का मकबरा भी आगरा में है, ये भी यूपी में है। इसके अलावा सफदरगंज का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। किसका भैया? सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा भी। और इसके अलावा एक आ जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इनमें से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? लॉरेंस ब्रैग, नादिया मेराडो, मलाला यूसुफजई या फिर सुंग दाओ ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई। देखिए मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे। देखो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसे हम देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, यानी कि हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी वो 29 जून 1900 को हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। ये आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है एक नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, इसकी घोषणा कब होती है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर महीने में होती है और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। यानी कि हर साल
अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा कर देंगे और दिसंबर महीने में इसको दे देंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। अच्छा, 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? देखिए 10 दिसंबर को इस वजह से दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को। नोबेल के लिए क्यों दिया था? अल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या किया था कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल। अच्छा, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार जो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। तो छह के छह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। देखिए, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा चिकित्सा चिकित्सा या बायोलॉजी, इसको याद रख सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं चिकित्सा से बायोलॉजी को। और साहित्य और शांति, ये दो आपको याद रखने हैं, साहित्य और शांति के क्षेत्र से दिया जाता है। ठीक है, तो ये कितने कितने 6 क्षेत्रों से दिया था? कौन कौन से? एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था, यानी कि पहले अर्थशास्त्र इसमें नहीं था। पहले केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ दिया गया। अच्छा, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी है। इसके अलावा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी है, लेकिन प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर है। सबसे पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अभी आगे चलेंगे। आगे हमारे पास दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है वो 4 लोगों को मिल चुका है। 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। कौन कौन को? एक तो मैडम क्यूरी को मिला है। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए मिला, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए मिला है, जो कि रसायन के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा जॉन बार्डिन को 1956 में मिला है ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, और 1972 में मिला अतिचालकता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा बात करेंगे लिनस पॉलिंग, तो लिनस पॉलिंग को 1554 में मिला है एक, और एक मिला है 1562 में। 1562 में शांति के क्षेत्र में मिला है, और 1554 में नाभिकीय परीक्षण के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इसके अलावा एक आ जाता है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में दोनों साल मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 1974 में यह घोषणा की गई थी कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1974 से पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 1974 में घोषणा कर दी कि अब नहीं मिलेगा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। अच्छा, तो 1974 से पहले कुछ लोगों को मिल चुका है। किस किसको मिला? देखिए, 2 मृत व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार मिला है। 2 मृत व्यक्तियों को, यानी कि मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। किस किसको मिला है? ये मिला है एरिक एक्सेल कार्लफेंट को, और एक है डेंग हैमरसोल्ड को। इसको एरिक एक्सेल कार्लफेंट को, और एक है डेंग हैमरसोल्ड को। इनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। आप इसे याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे है, देखिए, सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में देखेंगे तो कौन है? पुरुष में देखते हैं तो ब्रैग विलियम लॉरेंस है। कौन है भैया? ब्रैग विलियम लॉरेंस है सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में। और महिला में देखेंगे तो मलाला यूसुफजई हैं। महिला में कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। इनको 2014 में मिला है शांति के क्षेत्र में, और ब्रैग विलियम लॉरेंस को भौतिकी के क्षेत्र में मिला 1915 में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? 1857 में, 58 में, 59 में, 60 में? देखिए, 1857 से तो स्टार्ट ही हुआ था, 1859 में दबा दिया था। तो अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने यह सोच लिया कि 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया है। ठीक है, कब? तात्या टोपे को फांसी देने के बाद। देखिए, अब क्वेश्चन एक आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन अब बन जाएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 से भारत के गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा 1857 में के विद्रोह में प्रथम शहीद व्यक्ति कौन था? वो थे मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने विरोध किया था चर्बी वाले कारतूस का। किसका विरोध किया था? चर्बी वाले कारतूस का। अच्छा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। मंगल पांडे कहाँ के थे? मंगल पांडे, सॉरी, किस छावनी से रिलेटेड थे मंगल पांडे? तो मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर छावनी से रिलेटेड थे, बैरकपुर छावनी के।
34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ये याद रखना भी है, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आएगा कि जो मंगल पांडे जी थे वो किस छावनी से थे, वो बैरकपुर छावनी से थे। वो कहाँ की छावनी थी? बंगाल की छावनी थी, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ठीक है। अच्छा, बंगाल की बैरकपुर छावनी में नियुक्त थे मंगल पांडे, लेकिन ये रहने वाले थे बलिया के, यूपी के बलिया के रहने वाले थे। आप इन्हें इस चीज को याद रखेंगे, जानकारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया, सॉरी हाँ, कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में? देखिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय को कलकत्ता में स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था। जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1 जुलाई 1862 के तहत इसको ऑफिशियली खोला गया था। भारत के पहले उच्च न्यायालय को कब खोला गया था? 1 जुलाई 1862 ईस्वी को खोला गया था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर बांस पिकॉक थे। कौन थे भैया? सर बांस पिकॉक थे। और पहले भारतीय न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो न्यायमूर्ति सुबुनाथ पंडित थे। कौन थे भैया? न्यायमूर्ति सुबुनाथ पंडित पहले भारतीय न्यायाधीश थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे भैया 1774 में कौन सा कोर्ट खुला था, कौन सा न्यायालय खुला था? देखिए, 1773 ईस्वी के रेगुलेशन एक्ट के तहत कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन जो हाई कोर्ट को बोलेंगे या फिर हम इसे उच्च न्यायालय बोलेंगे, उसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी के तहत हुई। ठीक है, 101 जुलाई 1862 को हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पहले न्यायाधीश की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एल्जा इम्पे थे, और चैम्बर्स, लिमिनेस्टर और हाइडे इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किसे 2024 में भारत रत्न मिला है? तो भारत रत्न इनमें से किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, या सभी को मिला है? देखिए, 2024 में सभी को मिला है, इनको तीनों को ही मिला है। अच्छा, 2024 में कितने और कौन कौन को मिला है? देखिए, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है? ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और इनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को, इसको भी 2024 में भारत रत्न मिला है, इनको भी मिला है। ठीक है सर। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये 9वें पीएम है इंडिया के, हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। और पीवी नरसिम्हा राव को भी इस साल यानी कि 2024 में भारत रत्न मिला है। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को, ये को फाउंडर हैं बीजेपी के और साथ में डिप्टी पीएम रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 में भारत रत्न मिला है। इसके अलावा बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह 5वें पीएम हैं भारत के, इनको भी भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह को। तो आप इसी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा, देखिए प्रथम बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी प्रथम बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे भैया? लाल बहादुर शास्त्री थे। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये गांधी सागर बांध जो है, देखिए क्वेश्चन ये भी हमें पता होना चाहिए किस नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। अच्छा, तो चंबल नदी पर और भी बांध बने हुए हैं? जी बिल्कुल बने हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, चंबल नदी पर बना हुआ जवाहर सागर बांध, लेकिन ये राजस्थान में पड़ जाता है। और एक है राणा प्रताप सागर बांध, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, याद रखेंगे अब इस चीज को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, सरदार सरोवर बांध जो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भैया, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश या गुजरात है? देखिए, सबसे ज्यादा भारत में बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बॉक्साइट से होता क्या है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट से किसका उत्पादन किया जाता है? एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है बॉक्साइट से। तो उड़ीसा में बॉक्साइट की प्रमुख खान कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा से होता है, तो उड़ीसा में कौन कौन सी प्रमुख खान है इन्हें देखेंगे। तो उड़ीसा में कालाहांडी,
पंचपटमाली और कोरापुट की खान ये उड़ीसा की बॉक्साइट की प्रमुख खानें हैं, आप इसे याद रखेंगे। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन याद होता है, एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है, इसे आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो ये मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का पित्त रस का उत्पादन करता है? तो ये करता है यकृत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। ठीक है, अच्छा हम यकृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यकृत को हम यहाँ पे चित्र देखेंगे, ये है हमारा लिवर या यकृत। ये क्या होता है? लिवर या यकृत। ये जो यहाँ पे ये हरा हरा है, यही पित्त रस है। ये हरा हरा जो भरा हुआ है, ये पित्त रस ही भरा हुआ है। ठीक है, पित्त रस का स्रावन कौन करता है? पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? ये करता है यकृत, यानी कि लिवर करता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में आते हैं, यकृत, ये जो लिवर जो होती है, लिवर की जो झिल्ली लगी होती है वो ग्लिसरॉल कैप्सूल की लगी होती है। लिवर की झिल्ली होती है उसको हम ग्लिसरॉल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कैप्सूल कहते हैं। इसकी प्रमुख इकाई हेपेटिक होती है। इसकी प्रमुख इकाई क्या होती है? हेपेटिक होती है। जैसे कि हमारे पूरे शरीर की प्रमुख इकाई कोशिका होती है, इसी तरह से लिवर की प्रमुख इकाई हेपेटिक होती है। अच्छा, जो भी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए डी ई के, कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन? ए डी ई के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ये सारे के सारे विटामिन यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं, यकृत में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये बिलिवर्डिन नामक द्रव निकालता है जो पित्त को हरा कर देता है। ये कौन सा द्रव निकालता है? बिलिवर्डिन नामक द्रव निकालता है यकृत, जो पित्त को हरा करता है। इसके अलावा बिलरुबिन नामक यह द्रव निकालता है, ये इसकी अधिकता से पीलिया हो जाता है। तो हमारे मल का रंग पीला जो होता है वो बिलरुबिन की वजह से होता है। इसके अलावा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदल देता है। क्या? ये लिवर। लिवर अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदल देता है। और यकृत में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित करने में सहायक होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अक्टूबर 2023 तक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो अक्टूबर 2023 तक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो वो है 1199। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1199। अच्छा, हम यूनेस्को की बात करेंगे तो हमने ये तो पता कर लिया कि भैया अब तक यानी कि 2023 तक विश्व विरासत स्थल 1199 है। ठीक है, तो हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और हम ये भी देखेंगे भारत में कितनी विरासत स्थल है यूनेस्को की। देखिए, यूनेस्को की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यूनेस्को की स्थापना। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, यूनेस्को का मुख्यालय, और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। तो इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे एंजोले। अच्छा, विश्व का पहला विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? विश्व का पहला विश्व विरासत स्थल गैलापागोस द्वीप समूह को घोषित किया गया था। अच्छा, जो विश्व के पहले विरासत स्थल की जो सूची बनी थी उसमें कितने विरासत स्थल थे? जो पहली सूची जो बनी थी उसमें 12 विरासत स्थल थे। कितने थे? 12 विरासत स्थल थे। तो पहला विश्व विरासत स्थल गैलापागोस द्वीप समूह था, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे भारत में कितने विरासत स्थल हैं। भारत में 42 विरासत स्थल। कितने? 42 हैं। अच्छा, तो 42, 41 और 42 इनको 2023 में घोषित किया गया है। इनको 2023 में घोषित किया है 41 को। 41वां विश्व विरासत स्थल जो है वो कौन क्या है? वो शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में है, जो कि 2023 में इसको शामिल किया गया है। तो 42वां है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, 2023 में इसको भी शामिल किया गया है। 42वां होयसल मंदिर है और 41वां शांति निकेतन, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, भारत में यूनेस्को ने पहला विरासत स्थल किसे घोषित किया था? भारत में यूनेस्को ने पहला विरासत स्थल अजंता की गुफाओं को घोषित किया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कब घोषित किया था? 1983 में। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है? तो कौन सा भाग ऐसा है जो कि पंचायतों के बारे में बात करता है? भाग 11, 12, 10 या 9? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, भाग 9। अच्छा, पंचायत का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 में है, पंचायतों का उल्लेख। अच्छा, पंचायतों को कब जोड़ा गया था? पंचायत के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, और इसमें भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन से ही एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में
पंचायत से संबंधित 29 विषयों को रखा गया था। कितने विषय? 29 विषयों को रखा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और पंचायती राज संस्थाओं के से संबंधित है जो कि। इसके अलावा एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही हुआ था और इसके अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया। अच्छा, पंचायत को जोड़ा गया था, पंचायत को भी 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, लेकिन जो नगर पालिका को जोड़ा गया था वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषयों को रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। नगर पालिका में 18 विषयों को रखा गया 12वीं अनुसूची में और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान 164 सदस्य हैं। कितने भैया? 164 सदस्य हैं। तो 164वां सदस्य कौन बना? तो 164वां सदस्य 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान बना था। कौन बना था भैया? अफगानिस्तान बना था। हम WTO की बात करेंगे तो देखिए, WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और WTO का पुराना नाम गैट था। गट था। क्या था? गट। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, URL का अर्थ क्या है? तो URL का अर्थ क्या है, यानी कि इसने URL की फुल फॉर्म पूछी है हमसे। तो URL की अर्थ जो होता है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? तो RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? दिसंबर 2005 में, नवंबर 2005 में, सितंबर 2005 में या फिर अक्टूबर 2005 में? देखिए, जो RTI अधिनियम है ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। RTI अधिनियम। अच्छा, RTI की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये होता क्या है RTI? देखिए, इसके इसके माध्यम से एक ऐसा कानून होता है जो लोगों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी कि हम अगर सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो हम RTI फाइल कर सकते हैं और हमें वो सूचना मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, यानी कि इसमें मैंने और अच्छी तरह से लिखा है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी से सूचना मांग सकता है RTI के तहत। यह कानून भ्रष्टाचार और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद करता है RTI। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, कि ये किस लिए को यूज होता है? ये सरकारी विभाग या अधिकारी से सूचना मांग सकते हैं हम RTI के तहत। अच्छा, संसद में RTI को 12 मई 2005 में पारित किया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन गया था 12 अक्टूबर 2005 को। यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम लागू हुआ था। RTI अधिनियम को पारित करने वाला पहला देश स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। और भारत में RTI आवेदन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? भारत में RTI आवेदन करने वाले पहले व्यक्ति शाहिद रजा बनर्जी। कौन है भैया? शाहिद रजा बनर्जी हैं। RTI में संशोधन हुआ है, कब हुआ है? फरवरी 2011 में हुआ। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब